हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। ये ना सिर्फ एक वीडियो होने वाली है बल्कि एक पूरी वीडियो सीरीज होने वाली है। इसमें हम क्लास 10 साइंस के हर चैप्टर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। हर चैप्टर के 20 मोस्ट एमसीक्यूज। आपको ये सारी अब सीरीज देखनी है और देखने के साथ में अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वेल प्रिपेयर्ड होना है ताकि आपके नंबर आए बहुत अच्छे और आप हो जाएं जीरो से हीरो। तो शुरू करते हैं हमारी पहली वीडियो जो कि होने वाली है चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पर। इसमें हम लोग 20 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे क्लास 10 की, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन जाता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जो क्वेश्चंस हैं वो बाइलिंगुअल होने वाले हैं, यानी हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं, और देखने के साथ में कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर कर सकते हैं, जिससे हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा हिंदी मीडियम के बच्चों को ज्यादा स्कोर आ रहा है या इंग्लिश मीडियम के बच्चों का। हिंदी मीडियम वाले अपने स्कोर के साथ में बी टाइप करें और इंग्लिश मीडियम वाले अपने स्कोर के साथ में ए टाइप करें। तो शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है, या विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? तो आंसर होगा आपका एम्पियर। साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करते चलेंगे कि जो बचे हुए ऑप्शंस हैं वो किसकी यूनिट्स हैं। तो वोल्ट ये यूनिट होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, यानी कि इलेक्ट्रिक विभव की। विभवांतर की भी यही है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की भी यूनिट यही होती है, और विभव की भी यही होती है, यानी कि विभव और विभवांतर दोनों की यूनिट वोल्ट होगी। दूसरा होगा आपका ओम, जो आपका यूनिट है रेजिस्टेंस की, यानी कि प्रतिरोध की, इलेक्ट्रिक प्रतिरोध। वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, यानी कि शक्ति की। विद्युत शक्ति की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी। आप लोगों को एमसीक्यूज मेरे आंसर बताने के पहले सॉल्व करने हैं और अपनी चेक करनी है स्टडी, पावर ऑफ द स्टडी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने में? तो आंसर आता है एमीटर। इसी के साथ में 3 इंस्ट्रूमेंट और दिए हैं। पहला है वोल्ट मीटर जो आपका विभव बताएगा, यानी कि पोटेंशियल। गैल्वेनोमीटर इज आल्सो यूज्ड फॉर मेजरिंग द करंट, बट इट इज बहुत स्लाइट करंट के लिए, स्मॉल करंट के लिए यूज किया जाता है। ओम मीटर का यूज करते हैं हम लोग प्रतिरोध को नापने के लिए। आजकल बाजार में ओम मीटर डिजिटल आने लगे हैं, लगाते ही आपको बता देंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। ये चेक किए जाते हैं कंडक्टिविटी को देखने के लिए, आपका इंस्ट्रूमेंट खराब तो नहीं कोई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो ओम का नियम संबंध बताता है धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच में। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, V इज इक्वल टू होता है, सॉरी R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। R इज इक्वल टू होता है V अपॉन I। तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, जहां पर V आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, I इलेक्ट्रिक करंट और R प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और तीनों की यूनिट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये रहा, किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है? द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। किसी भी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर, किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला ऑप्शन है लेंथ और एरिया, बिल्कुल डिपेंड करता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, जहां पर L चालक की लंबाई और A चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। तो रेजिस्टेंस आपका लंबाई पर भी डिपेंड करता है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी। दूसरा है आपका मटेरियल, जो डिपेंड करता है रो के लिए। टेम्परेचर इज आल्सो डिपेंडेंट और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा? इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है बच्चा ओम। जूल मात्रक है एनर्जी का, एम्पियर बता चुके इलेक्ट्रिक करंट का, और वॉट किसका होता है? गैस गैस गैस, यही बताया था, वॉट होता है इलेक्ट्रिक पावर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विद्युत विभवांतर। इसमें जो आपकी डेफिनेशन है, इसमें स्लाइड सा चेंज कर देंगे तो ये आपका जो डेफिनेशन, जो आंसर है वो विद्युत विभवांतर की जगह पर विद्युत विभव हो जाएगा।
और वो स्लाइड से डिफरेंस क्या है? अनंत से किसी इकाई आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अगर आवेश अनंत से लाया जा रहा है तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और अगर विद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जा रहा है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर इनटू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में आ गया? अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि दोनों की यूनिट सेम होती है, इलेक्ट्रिक वोल्ट। नाउ हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम द करंट इज, थोड़ी देर पहले हमने एक फार्मूला डिस्कस किया, R इज इक्वल टू V अपॉन I, जहां पर R आपका रेजिस्टेंस है, V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और I आपका करंट। हम लोगों को क्या कह दिया है? 6 वोल्ट और 3 ओम, तो V की जगह पर कितना आएगा बच्चा? 6 ओम, और I की जगह पर I, और R कितना दिया बेटे? 3 ओम, तो I बराबर क्या आ जाएगा? 6 अपॉन 3 यानी कि 2 एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा आपका 2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताना ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों का सही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच लॉ गिव द रिलेशन बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड एंड करंट इन अ कंडक्टर, ऐसा कौन सा नियम है जो किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा और धारा का संबंध बताता है? थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर किसी चालक तार में हम विद्युत धारा को प्रोवाइड करते हैं तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। When a current is flowing in a conductor, conductor gets heated. आंसर आ जाएगा जूल्स लॉ। आपने ओम्स लॉ भी पढ़ा था जो कि बता रहा था R, V और I में रिलेशन। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। R आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यूनिट बोलो भाई ओम। V आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट बोलो भाई वोल्ट, और I आपका इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट बोलो भाई एम्पियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक पावर इज गिवन बाय, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो आंसर होता है P बराबर V अपॉन I। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पावर इज द वेट ऑफ वर्क डन, यानी कि फॉर्मूला होता है P बराबर W अपॉन T, और हम जानते हैं वर्क डन का फॉर्मूला होता है W बराबर VIT। अगर हम W की जगह पर VIT वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, W अपॉन T, VIT पुट करते हैं तो T से T कट जाएगा और P बराबर बच्चा आ जाएगा VI। तो इलेक्ट्रिक पावर की फॉर्मूला हो जाएगा VI। अगर किसी बच्चे को W बराबर VIT नहीं पता है तो आप देख लेते हैं, V बराबर होता है W अपॉन Q, और W बराबर होता है Q इंटू V, और Q बराबर होता है I इंटू T, तो W बराबर हो जाएगा VIT। तो आपने ये देखा इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है W अपॉन T, W की वैल्यू पुट की VIT और P का आ गया VI, और W बराबर होता है V बराबर W अपॉन Q होता है, तो W बराबर Q इंटू V, और Q की वैल्यू IT, तो W बराबर VIT। मेरे हिसाब से एकदम क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आर किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट आर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के। बात समझिए, जो जूल है ये आपकी MKS सिस्टम में होती है। MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, और आपका क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे बच्चा? 1000 वाट, और 1 घंटे में कितने सेकंड होंगे? हम जूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइम रखना है सेकंड में। और सही बच्चे जानते हैं कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 36, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। डेसिमल कहां कैरी कर रहा है? यहां पर। अगर डेसिमल को हम 3.6 के पास में लाते हैं तो डेसिमल ने अपनी प्लेस को कितना चेंज किया? 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर आ जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। आई थिंक आल्सो क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने किलोवाट आर डिस्कस किया। किलोवाट आर को ही हम लोग 1 यूनिट भी कहते हैं। आप लोगों के यहाँ जो इलेक्ट्रिक कंजप्शन होता है, जो आपका बिजली का बिल आता है, वो यूनिट में आता होगा। आपकी बिजली कितना खर्चा हुई? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट, तो ये किलोवाट आर ही है। आगे बात करते हैं
विद्युत शक्ति की वाणिज्य इकाई क्या है? द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज, वो है बेटे किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, यानी कि एक यूनिट। और अभी मैंने आपको बताया था आपका बिजली का बिल, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगी? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर को ही 1 यूनिट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। वॉट जानते हो पावर की यूनिट है, जूल जानते हो एनर्जी की यूनिट है, और एम्पियर सभी लोगों को पता होगा इलेक्ट्रिक करंट। नाउ आगे बढ़ जाते हैं। द फ्यूज वायर इज ऑलवेज मेड ऑफ, जो फ्यूज तार होता है हमेशा किसका बनाया जाता है? तो ये हमेशा बनाया जाता है उच्च प्रतिरोध वाला, जिसका प्रतिरोध ज्यादा हो। ऐसा क्यों किया जाता है? बात को समझते हैं ध्यान से, 2 मिनट का समय दीजिए, अच्छा समझ में आएगा। हमारे घर में एक सर्किट होता है और उस सर्किट के स्टार्टिंग में हम फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर क्यों लगाते हैं? अगर शॉर्ट सर्किट होता है और अगर हीट प्रोड्यूस होती है तो पूरे घर के वायर एक साथ हीट करते हैं, लेकिन जब उसमें एक फ्यूज वायर लगा होता है जिसका उच्च प्रतिरोध ज्यादा होता है, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, वो ज्यादा हीट करता है। ज्यादा हीट करने की वजह से बाकी सारे तारों के कंपैरिजन में उसकी हीट ज्यादा होती है और वो जल्दी गल जाता है, और गल जाता है और टूट जाता है, और वहीं से सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे आपके घर में लगे हुए दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स बच जाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी जगह पर हम लोग एमसीबी का भी यूज करने लगे हैं। फ्यूज वायर के साथ में समस्या ये थी कि जब फ्यूज वायर टूट जाता था तो हमको फ्यूज वायर नया लगाना पड़ता था, और अब क्या है? आपके पास में एमसीबी है जो टिप कर जाती है, उसको दोबारा ऊपर कर सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशन, इसमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताइए। अगर हम पहला वाला देखते हैं, V बराबर आई आर पर आ चुके हैं, R बराबर V अपॉन आई, यानी कि V बराबर I इंटू आर, ये बिल्कुल सही है, जल्दबाजी मत करना। नेक्स्ट वाला भी देख लो, P बराबर वी आई, अभी बताया थोड़ी देर पहले, ये भी सही है। और R बराबर रो एल अपॉन ए, आप अगर वीडियो को वाइंड करें तो पीछे देखेंगे हमने आपको ये फार्मूला भी बताया है, जहां पर R रेजिस्टेंस, L लेंथ, A क्रॉस सेक्शन एरिया और R आपका रो आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जो हमने आपको इसमें अभी तक नहीं बताई। देखते हैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताते हैं या हिंदी मीडियम के। आगे बढ़ते हैं इसके ऑप्शन के साथ में, जिसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही आपके सही हैं। आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान रखिएगा पेपर में जल्दबाजी मत करिएगा, सारे ऑप्शंस देख लीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत शक्ति की इकाई भाई वॉट होती है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। वोल्ट अब तो रट गया होगा भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभव या विद्युत विभवांतर, दोनों की यूनिट वोल्ट ही है। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। और जूल की एनर्जी, बात समझ में आ गई होगी। एक्चुअल में जूल आपकी वर्क की भी यूनिट होती है, वर्क की यूनिट भी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, कंफ्यूज मत होना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस डिपेंड डायरेक्टली अपॉन, जो करंट है वो डायरेक्टली किस पर डिपेंड करता है? तो डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? वोल्टेज के ऊपर। वोल्टेज ज्यादा होगा तो फिर करंट भी आपका ज्यादा हो जाएगा, कंफ्यूज मत होना। डायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली क्या दिया बच्चा? डायरेक्टली। जो करंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली वोल्टेज के ऊपर। आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं अ सेल कन्वर्ट। सेल किसको कन्वर्ट करता है? एक सेल हमेशा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ में आ गई होगी। आप लोग हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन कन्वर्ट करता है? विच इंस्ट्रूमेंट्स कन्वर्ट्स मैकेनिक एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं
तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग कोई दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी अगर ये 3 ओम है और ये भी 3 ओम है और ये भी 3 ओम है तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम, यानी कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ गया। आगे बात करते हैं। अच्छा, यही अगर अब आपका पैरेलल में जुड़ा होता, यही रेजिस्टेंस अगर आपके पैरेलल में जुड़े होते 3 ओम 3 ओम और 3 ओम, तो पैरेलल में फॉर्मूला होता है 1/R1 1/R2 एंड 1/R3। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो आंसर आता 1। ये देखिए सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होता है। तो इस क्वेश्चन के साथ में आपके 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। अब अगर कोई आपसे पूछे रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ दिया तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और अगर रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल जोड़ दिया तो रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ा जाता है, द टोटल रेजिस्टेंस 1 मिनट पहले बताया, अभी इसी चैप्टर के पहले क्या था बेटे, डिक्रीज। जब पैरेलल में जोड़ेंगे तो कम हो जाएगा और जब सीरीज में बोलेंगे तो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ इट रेजिस्टेंस बिकम, अगर किसी तार को खींच करके उसकी लंबाई को 2 टाइम्स कर दें तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं, पेपर में आता है। आपने पढ़ा R बराबर रो L अपॉन A। अगर किसी एक पर्टिकुलर तार को हम खींचेंगे तो उसका मटेरियल नहीं बदल जाएगा, कॉपर का वायर कॉपर का ही रहेगा, एल्यूमिनियम का वायर एल्यूमिनियम का ही रहेगा, यानी कि उसकी लेंथ में चेंज करने से उसका रेजिस्टिविटी यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन लेंथ पहले से कितनी हो गई, डबल, यानी कि पहले थी L और अब हो गई 2L। एक बात याद रखना, अगर आप किसी वायर को खींचते हैं उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेंथ के बढ़ने के साथ साथ उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम सेम रहेगी। वॉल्यूम का फार्मूला होता है A इंटू L, एरिया इंटू लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। अगर पहले वाली एरिया A1 थी और बाद वाली एरिया A2 थी, पहले वाली लेंथ L1 थी और बाद वाली लेंथ L2 थी, तो A1 और L1 की जगह पर आ जाएगा L, A2 की जगह पर A2 और L2 की जगह पर आ जाएगा बच्चा 2L। तो अगर हम A1 अपॉन A2 निकालना चाहें तो हमारे पास आंसर आएगा 2L अपॉन L यानी कि 2/1। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 2/1। ये बात समझ में आ गई होगी। हम आगे पुट करेंगे और अपने आंसर को देख लेंगे। बात समझते हैं। इसको हम कहेंगे A1 और इसको कह देंगे A2। हमें निकालना है रेशियो, ये है R1 और ये है R2। अगर हम R1 रेशियो R2 निकालना चाहें तो रो से रो कट जाएगा, L से L कट जाएगा, क्या आएगा 1/A1 अपॉन 2/A2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, A2 अपॉन A1 इंटू 2 और A1 अपॉन A2 2/1 है तो A2 अपॉन A1 1/2 हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/4। R1 1 और R2 4, यानी कितना हो गया 4 टाइम्स। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप रिवाइंड कर सकते हैं, रिवाइंड करने के बाद दोबारा देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करें। कमेंट बॉक्स में अगर आप करते हैं तो हम आपको इसके 8-10 क्वेश्चन की एक सीरीज बना करके अलग से डाल देंगे, जिससे ये आपका टॉपिक एकदम क्रिस्टल और क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हो रही इसके बाद में आपकी नई सीरीज आएगी क्लास 10th की साइंस की किसी और चैप्टर के साथ में, और हम लोग लगातार चैप्टर्स के साथ में अपनी प्रिपरेशन को चेक करते चलेंगे। द डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। आप लोगों को पता होगा, थोड़ी देर पहले हमने आपको एक कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन दिया था जिसमें हमने पूछा था कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और यहाँ पर क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा मोटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए और कमेंट करके ये बताइए कि किसने कितना स्कोर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।